Hello students. Today we will discuss the remaining part of chapter power sharing. In a previous video, we were discussed about the Belgium and Sri Lanka, their ethnic compositions, and today in this video we will discuss about the vegetarianism in Sri Lanka. So let's be start. Students, vegetarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में पहचान मिली. The leaders of the Sinhala communities sought to secure dominance over government by virtue of their majority. जो सिन्हला कम्युनिटी के लीडर थे, इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया. क्यों जमा लिया? क्योंकि दीज आर मोर इन परसेंटेज और द नंबर्स दे आर इन 59%. वो पूरे देश की जो जनसंख्या थी उसमें सबसे ज़्यादा थे, इसलिए उनका प्रभाव क्या हुआ, गवर्नमेंट पर पड़ गया. मतलब गवर्नमेंट में उनके लोग ज़्यादा थे. As a result, the democratically elected government adopted a series of the vegetarianism measures to establish Sinhala supremacy. Vegetarian means होता है बहुसंख्यकवाद. आइए इसको समझते हैं. Vegetarian, a belief that majority communities should be able to rule a country. एक विश्वास कि जिसमें ये कि जो बहुसंख्यकवाद हैं वही देश पर शासन कर सकते हैं. विच हैव एवर बे इन वांट्स, जो चाहे वो कर सकते हैं. बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज की इच्छाओं को दरकिनार करके. मीन्स मेजोरिटी वो हुई बेटा कि जो मेजोरिटी चाहते हैं वो कर सकते हैं अपने जनसंख्या के बल पर, अर्थात वो देश पर शासन कर सकते हैं, अपने लिए रूल्स बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं माइनॉरिटी की बिना केयर किए हुए. सो यही कंडीशन सिन्हला कम्युनिटी की थी श्रीलंका में. उनकी वहाँ पर सुप्रीमेसी हो गई थी. इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है. इन विच ईयर द सिन्हला बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका. योर आंसर इज 1956. डिसरिगार्डिंग द तमिल्स. 1956 में एक रूल पास किया गया, एक्ट पास किया गया, जिसके तहत सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स देश की लैंग्वेज बना दिया गया. तमिल लैंग्वेज को दरकिनार कर दिया गया, मीन्स तमिल लैंग्वेज को हटा दिया गया या वहाँ पर नहीं उनको सामने रखा गया. द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब. और जो वहाँ की पॉलिसी बनने लगी वो सिन्हला लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाने लगी, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे फिर गवर्नमेंट की जॉब के क्षेत्र में हो. हर जगह सिन्हला लोगों को प्रेफरेंसेस दी जाने लगी. क्यों दी जाने लगी इसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि उनके लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा थे. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर्स बुद्धिज्म. और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ नियम और शर्तें जोड़ी गई उसमें ये जोड़ा गया कि सिन्हला लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को संरक्षित किया जाएगा, उनकी कल्चर को आगे बढ़ाया जाएगा. मीन्स अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे पॉइंट में ही बताया गया है कि किस तरीके से सिन्हला को मेन किया गया, हेडलाइट किया गया और उनके ऊपर फोकस किया गया कि वही सब कुछ है देश के लिए. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर्स. और इसी तरीके से एक एक करके सुधार होने लगे, आने लगे. ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ द allied nation among the Sri Lankan Tamils.
और धीरे धीरे क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स के मन में एक इन्फीरिटी मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उनके मन में एक अलगाव की भावना आने लगी। उनको ये लगने लगा कि हम इस देश के शायद नहीं हैं, जो हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाने लगा है। दे फेल्ट दैट none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। और कोई भी पार्टी जो बुद्धिस्ट लीडर को लेकर चल रही है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो उनके लैंग्वेज या कल्चर को लेकर के सेंसिटिव हो। मीन्स ना तो उनकी लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दिया जा रहा है और ना ही उनके कल्चर को, एकदम से इग्नोर किया जा रहा है और सारा का सारा जो फोकस है वो केवल बुद्धिस्ट लोगों पर है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और उनको इस बात का विश्वास होने लगा कि उनकी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट डिनाइड कर दे रही है, मीन्स इग्नोर कर दे रही है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है जॉब देने के क्षेत्र में, अदर अपॉर्चुनिटी अन्य सुविधाएं के लिए, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके महत्व को, उनको क्या नीड है उसको भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। मीन्स कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस, अगर अब आप देखिए कि अगर एक ही परिवार में 2-3 लोग रहते हों और उनमें से किसी एक को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए और लोगों को कम प्रेफरेंस दिया जाए, कम महत्व दिया जाए, तो जाहिर सी बात है जिनको कम महत्व दिया जाएगा या जिनके ऊपर कम ध्यान दिया जाएगा, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर जाएगी कि हम क्या इस घर के नहीं हैं, हमारे ऊपर क्यों कम ध्यान दिया जाता है, और एक कॉन्फ्लिक्ट, एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी उससे, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जिन लोगों के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। वही कंडीशन हुई श्रीलंका में। As the result, the between the Sinhala and the Tamils communities stand over time। और ये रिजल्ट होने लगा, ये देखा जाने लगा कि सिन्हला और तमिल्स के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, अर्थात मनमुटाव या फिर विवाद स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून बना हुआ है, आइए देखते समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट रॉन्ग इफ़ द मेजोरिटी कम्युनिटीज रूल्स, क्या गलत है अगर मेजोरिटी कम्युनिटी हमारे ऊपर रूल करती है, शासन करती है, तो इसमें गलत क्या है। इफ़ सिन्हलाज डोंट रूल इन श्रीलंका वेयर इल्स विल दे गो, अगर श्रीलंका में सिन्हला नहीं शासन करेंगे तो कहाँ वो शासन करेंगे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हाँ वहाँ पर जनसंख्या क्या है, उनकी ज़्यादा है, और जब ज़्यादा लोगों की सरकार नहीं बनेगी तो क्या कम की बनेगी सरकार। इनका कहने का मतलब ये है। अब आप ये ज़रा समझिए कि ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सीबीएसई बोर्ड पूछ सकती है, ठीक है ना, कि क्या गलत था अगर सिन्हला वहाँ पर शासन करती तो देखिए इसमें मेन थिंग्स यही है स्टूडेंट्स, कि जो मेजोरिटी है वो जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है वो अपने लिए बनाती है, और जबकि डेमोक्रेसी में क्या है कि हम डेमोक्रेसी जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ पीपल होती है, सभी की गवर्नमेंट होती है, चाहे वो 2 लोग हों पूरे देश में, चाहे लाख लोग हों, चाहे हज़ार हों। तो हमें डेमोक्रेसी में सबको इक्वल राइट्स देना पड़ता है, इक्वल फ्रीडम देना पड़ता है। अगर हम किसी एक को ज़्यादा महत्व देने लगें तो फिर डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है इक्वलिटी की, जो उसकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। लेट्स we discuss about these points। The Sri Lankan Tamils launch parties and struggle for the recognition of Tamils as an official language। श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, अपनी खुद की पार्टी बना ली, संघर्ष स्टार्ट कर दिया, किस लिए, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को क्या बनाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज, अर्थात देश में मान्यता मिले। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और उस रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो वो फाइट करने लगे कि तमिल्स लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और उन्हें क्षेत्रीय विशेष में उनको भी जगह मिले, मीन्स पूरी कंट्री में हर जगह उनको भी बराबरी का हक मिले, सम्मान मिले। इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब,
और उनको बराबरी से पढ़ाई करने का मौका और जॉब में भी उनको बराबरी का भी मतलब उनको पार्टिसिपेशन मिले। बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेड डिनाइड। लेकिन क्या हुआ, उनकी इस डिमांड को डिनाइड कर दिया गया, मीन्स मना कर दिया गया। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंस तमिल इलम्स। और क्या हुआ, इस तरीके से विवाद बढ़ता गया स्टूडेंट्स, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली गई सिन्हला मीन्स तमिल्स के थ्रू। और उन सभी लोगों ने क्या किया, एक नए स्टेट की मांग की, एक नए राज्य की मांग की, जिसका नाम रखा उन्होंने तमिल ईलम इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। किधर, नदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अभी आपने देखा था श्रीलंका के मैप ने कि जिसमें श्रीलंका का मैप ऐसे बना हुआ है, तो उसके इतने एरिया में और इतने एरिया मीन्स इधर नॉर्थ साइड में और इधर ईस्टर्न साइड में कौन से लोग थे, तमिल्स थे। तो उन्होंने कहा कि इतने एरिया को हमको दे दिया जाए, एक नया देश घोषित बना दिया जाए, मतलब हम यहाँ पर एक नया देश बनाएंगे। अब किसी एक देश में अगर बंटवारा हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है उस देश का, कितनी बड़ी दिक्कत होती है, ऐसे मामूली सी बातों में नहीं हो जाता है। अब जाहिर सी बात है श्रीलंका इस चीज़ को मना करेगा, डिनाइड करेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। द डिसट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। दो समुदायों के बीच में जो अविश्वास था वो क्या हुआ, एक बहुत बड़े विवाद का कारण बन गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, और जल्दी ही एक गृह युद्ध में कन्वर्ट हो गया। सिविल वार मतलब होता है जब लोग सरकार से अपनी बातों को मांग रखें और सरकार उनकी बातों को न माने, तब वो हथियार उठा लें और सरकार के विरुद्ध लड़ाई करने लगें, सड़कों पर उतर जाएं, आगजनी करें, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दें। तब ऐसी कंडीशन को हम सिविल वार कहते हैं। इसे बोला जाता है गृह युद्ध, मतलब आपके देश में ही युद्ध होने लगा। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ द पीपल्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों तरफ के मीन्स सिन्हला और तमिल्स हज़ारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री। बहुत सारे परिवार देश छोड़ के चले गए। एज ए रिफ्यूजी शरणार्थी बन गए। एंड मेरी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और बहुत से लोगों के जीवन यापन भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से देखिए कि श्रीलंका ने जब तमिल्स की बातों को डिनाइड कर दिया, तब उस तमिल्स ने क्या किया कि हथियार उठा लिया और कहीं ना कहीं जाकर के देश में एक बहुत बड़ा टकराव हुआ, गृह युद्ध हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका को काफ़ी नुकसान पहुंचा। यहाँ पर याद भी दिला रहे हैं कि यू हैव रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने पढ़ा था कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो सबसे अच्छा था, एजुकेशन अच्छी थी वहाँ पर, हेल्थ वहाँ पर अच्छी थी। बट द सिविल वार हैज़ कास्ट द टेरिबल सेटबैक टू द सोशल। लेकिन गृह युद्ध ने क्या किया कि पूरी कंडीशन को तोड़ दिया, सामाजिक रूप से कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ सब क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इट एंडेड इन 2009, और इसका समाप्ति कब हुआ बेटा, जाकर के 2009 में। मीन्स 2009 में कहीं ना कहीं जाकर के तमिल्स को भी राइट दिया गया, जिसकी वजह से जो विवाद चल रहा था वो बंद हुआ। अब सोचो अगर आप कि यही विवाद को टाइम रहते अगर सुलझा लिया जाता, सॉल्व कर लिया जाता, तो शायद इतनी बड़ी कंडीशन ना देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में समन्वय, बेल्जियम ने अपनी दिक्कतों को कैसे समन्वित किया, कैसे उस पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। द बेल्जियम लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ। अब दे रहे हैं कि बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने एक अन्य रास्ता अपनाया। उन्होंने श्रीलंका की तरह रास्ता नहीं अपनाया जिससे गृह युद्ध छिड़ जाए, इन्होंने कुछ अलग ही किया। दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी उसको उन्होंने पहचान किया, देखा, समझा, और कल्चरल डाइवर्सिटी और जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी, मतलब आपने खुद देखा कि वहाँ पर डच लोग थे, फ्रेंच थे, क्रिश्चियन थे और कुछ
अन्य जातियों के लोग थे। मतलब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं थी। तो उन चीज़ों को वहाँ के लोगों ने समझा, देखा, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ वर्क स्टार्ट किया एकोमोडेशन के लिए। बिटवीन 1970 एंड 1993 लगभग 20 सालों में दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए। एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री। इसलिए उन्होंने किया क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो जिस कम्युनिटी का हो, उसकी संख्या चाहे जितनी कम हो या जितनी ज़्यादा हो, सब लोग बराबरी से देश में रह सकें मिलजुल करके। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज अ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज। और उन्होंने जो ये अरेंजमेंट किया, जो ये व्यवस्था की, वो अन्य देशों से एकदम से अलग थी। एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, और सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक नई खोज भी थी कि उन्होंने इतनी बड़ी समस्या को कैसे सॉल्व किया। वहीं श्रीलंका नहीं सॉल्व कर पाया। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल्स। आइए देखते हैं बेल्जियम ने किस तरीके से अपने यहाँ एकोमोडेशन कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। बेल्जियम मॉडल्स, हाउ द बेल्जियम्स एकोमोडेट द कंट्री और द प्रॉब्लम्स। उन्होंने कैसे प्रॉब्लम्स को एकोमोडेट किया, समझौता किया। तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर्स ऑफ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखा गया या इस बात को डिस्क्राइब किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकर्स के जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे। मीन्स अगर डच की संख्या ज़्यादा है पूरे देश में तो ये नहीं कि उनकी संख्या ज़्यादा कर दी जाए, फ्रेंच कम है तो उनकी संख्या कम कर दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। बराबरी का हक दिया जाएगा दोनों लोगों को। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक ग्रुप। और ये भी कहा गया कि कुछ नियम बनाए गए कि जिनकी वजह से मेजोरिटी ऑफ नंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, और हर भाषाई ग्रुप के लोगों को भी सपोर्ट किया जाएगा। मीन्स चाहे वो डच बोलने वाले हों, चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स हों, या फिर और कोई हो इंग्लिश स्पीकर, जो भी कुछ हों, उन सभी लोगों को बराबरी का हक दिया जाएगा, मीन्स सम्मान दिया जाएगा। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। इस तरीके से कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी अपनी तरफ से निर्णय नहीं ले सकती है। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए कि बेल्जियम में 59% थे तो 59 मंत्री या सांसद एक तरफ हो जाते, और वहीं पर जो दूसरे थे वो कहीं पर 40% थे जो। अब इनकी वोटिंग करने से हमेशा इनकी संख्या कम रहती और इनकी संख्या ज़्यादा होती, तो ये मनचाहे रूप से अपने हिसाब से कोई भी नियम पास करा सकते थे। लेकिन ये बैन कर दिया गया। ये कहा गया कि अगर 40% अब डच हैं तो 40% किनको रखा जाएगा, फ्रेंच को रखा जाएगा। मीन्स दोनों लोग बराबर होंगे। अब होगा क्या कि जब दोनों लोग समान रूप से किसी भी नियम पर, अमेंडमेंट पर सहमत होंगे तभी वो नियम पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं किया जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अभी बताया गया कि बहुत सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए गए थे उनमें से कुछ पावर ले लिए गए टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, और 2 भागों में बांटा गया उसको। मीन्स सेकंड पावर दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करेगी। ये सबसे बढ़िया किया गया। मीन्स सपोज कीजिए ये उनका देश था, तो जो सेंट्रल की पावर थी, सेंट्रल की पावर को स्टेट में डिवाइड कर दिया गया। कि जब स्टेट में डिवाइड कर दिया गया तो भी ये हुआ कि स्टेट अपने आप से वर्क करेंगे, ये किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे। मीन्स ये अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्रीय भाषा के लिए, उनके धर्म के लिए बढ़ावा देंगे। ये नहीं कह सकते हैं कि सेंट्रल में अगर किसी एक जात के लोगों की गवर्नमेंट बन गई तो वो राज्यों पर प्रेशर डालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं।
राज्य भी अपने राज्य के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मना करेगी। नेक्स्ट है ब्रसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसल्स में एक अलग गवर्नमेंट फॉर्म की गई जिसमें बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों कम्युनिटी को बराबरी का हक दिया गया, बराबरी का शेयर दिया गया। आप ये समझिए बोथ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, बोथ कम्युनिटीज। स्टूडेंट आप बताओ बोथ कम्युनिटीज़ के यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा। बोथ कम्युनिटीज़ का मतलब हुआ कि डच एंड फ्रेंच, ठीक है ना, दोनों कम्युनिटी को क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स। फ्रेंच के लोगों को ब्रसल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डच के लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबरी का हक जब दिया गया, बराबरी का शेयर दिया गया, तो वहीं पर फ्रेंच के लोगों को कहाँ दिया गया बेटा, ब्रसल्स में। अब समझिए बात को आप देखिए, पूरे देश में जिनकी संख्या ज़्यादा थी वो डच थे। अब डच से सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अब वहाँ पर से उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। और दूसरी तरफ अगर हम ब्रसल्स में देखते बेटा, तो ब्रसल्स में फ्रेंच के लोग ज़्यादा थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेंच मीन्स देश के राजधानी में फ्रेंच ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ ज़्यादा हैं तो हम अपने हिस्से का कुछ शेयर आपको देते हैं, और आप पूरे देश में ज़्यादा हो तो आप अपने हिस्से का शेयर हमको दो। अब यहाँ पर कितनी बढ़िया बात हुई कि दोनों तरफ से बराबर हो गया। सपोज कीजिए देश है, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ पर जिनकी संख्या ज़्यादा थी उन्होंने आधा छोड़ दिया दूसरे के लिए, और पूरे देश में जिनकी संख्या ज़्यादा थी उन्होंने आधा छोड़ दिया दूसरे के लिए। अब इस तरीके से क्या हुआ कि हर जगह हर कम्युनिटी के लोग बराबर हो गए। यहाँ पर मेन बात यही है, और यही बात श्रीलंका में नहीं थी। श्रीलंका में क्या किया कि उन्होंने पूरा अपने अंडर में ले लिया किसी एक कम्युनिटी ने, सिन्हला कम्युनिटी ने, जिसकी वजह से वहाँ पर विवाद हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कार्टून बना हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है व्हाट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ दिस। ये किस तरीके का सलूशन है कि सबको बराबरी का, या जो हिस्सा जिसका ज़्यादा था उसका भी हिस्सा लेकर के कम लोगों में दे दिया गया। आई एम ग्लैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कम्युनिटी। ये कह रही है कि मैं इस बात को लेकर के बहुत खुशी हूँ कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि किस जाति के लोगों में से कितने लोग आएंगे। तो ये आपको समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रही है। और दूसरा बेटा कार्टून एक यहाँ ये बना हुआ है, एक यहाँ पर ये ऊपर नेम लिखा गया है, दूसरा नीचे लिखा गया है। द फोटोग्राफ्स इज हियर ऑफ अ स्टेट एड्रेस इन बेल्जियम। बेल्जियम में एक स्टेट का, एक गली का एड्रेस है, और जिसमें वो डायरेक्शन जो लिया गया है, लिखा गया है इन टू लैंग्वेज, फ्रेंच एंड डच। मतलब कहीं ना कहीं दोनों लोगों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। जैसे आप जाते हो बेटा तो कहीं पर आप देखते होंगे हिंदी में लिखा रहता है, फिर उर्दू में, फिर इंग्लिश में, या कहीं कहीं पर हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों लैंग्वेज को बराबरी का हक दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इन विच कंट्री द थर्ड गवर्नमेंट इज नोन एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यू से दैट द योर आंसर इज अ बेल्जियम। तो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी गवर्नमेंट बनाई गई जिसको कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया है। इज इलेक्टेड बाय पीपल्स बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। इसमें उन लोगों को रखा गया जो एक भाषा के थे, एक भाषा से थे, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, या फिर इस जर्मन स्पीकिंग हो। नो मैटर वेयर दे लिव, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि वो कहाँ से हैं। तो इसको ज़रा समझिए कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई वो स्पेशली लैंग्वेज को लेकर फॉर्म की गई, और इसमें एक ही लैंग्वेज के लोगों को रखा जाने लगा। इस तरीके से हर कम्युनिटी, हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग लोग थर्ड लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म की गई। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और इस गवर्नमेंट के पास जो पावर दी गई वो दी गई कल्चरल की, एजुकेशनल की और लैंग्वेज की पावर दी गई। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब
बता रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि जो बेल्जियम का मॉडल्स था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन स्पीकर थे, बहुत सारे लोग थे, है ना? और किस तरीके से इन्होंने उन सब चीज़ों को एकोमोडेट कर दिया। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, लेकिन उन्होंने कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज। उन्होंने इस विवाद को ही टाल दिया दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में जो हो सकता था। शायद एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत बड़ा विवाद हो सकता था। एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन्स, और शायद देश जो था वो डिवाइड हो जाता भाषाई आधारों पर, लेकिन उनको क्या किया कि इन लोगों ने एकदम से समाप्त ही कर दिया, देश में बंटवारा ही नहीं हुआ। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen its headquarters. जब यूरोप के कई सारे देश साथ आए और एक when many countries of Europe came together to form the European Union, जब यूरोपियन यूनियन बनने लगा स्टूडेंट्स, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स को ही चुना गया। इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रसल्स ने सबसे बेहतर एग्जाम्पल दिया था। मतलब रक्तपात भी नहीं हुआ, ब्लड भी नहीं बहा और पूरी की पूरी समस्या ही सॉल्व कर दी गई। चलिए स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने इन दो स्टोरीज में क्या सीखा? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों देश डेमोक्रेसीज थे। एट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन अगर हम देखें पावर शेयरिंग की तब कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाते हैं। In Belgium, the leaders have realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities. स्टूडेंट्स, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बेल्जियम में लीडर्स ने इस बात का अनुभव किया, रियलाइज़ किया कि जो देश की यूनिटी है वो तभी पॉसिबल हो सकती है कि जब हम फीलिंग्स और इंटरेस्ट दूसरी कम्युनिटी का भी समझें और उनको बराबरी का शेयर दें, महत्व दें। एंड तब कहीं ना कहीं क्या होगा, देश की एकता को झटका लगेगा और देश टूट जाएगा। मीन्स यहाँ पर देखिए, श्रीलंका शोज अस अ कंस्ट्रक्टिंग एग्जाम्पल। इट शो दैट द इफ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर। मीन्स मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या करेगी, अपने पावर को, डोमिनेंस को, प्रभाव को स्थापित करेगी और दूसरे को पावर शेयर करने से मना कर देगी। तो इससे होगा क्या कि देश की एकता को झटका लगेगा, कहीं ना कहीं देश की एकता बिखर जाएगी, देश टूट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पावर शेयरिंग सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ पर एक कार्टून ही दिया गया है, इस कार्टून में कह रहा है कि सो यू आर सेइंग दैट, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि शेयरिंग ऑफ पावर मेक अस मोर पावरफुल। मतलब जब हम पावर शेयर करते हैं तो हम ज़्यादा मजबूत होते हैं। साउंड शॉर्ट, लेट मी थिंक। अरे गजीब बात, मीन्स एक डिफरेंस आप थिंक्स कह रहे हो कि अगर हम अपनी पावर को शेयर कर देंगे तो हम बहुत मजबूत बने रहेंगे। ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, in next video we will discuss the remaining parts of this lesson. Okay students, bye. हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।